नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर हानिया की मौत से इजराइल पर ईरान भड़क गया। ईरान ने इजराइल को हमले की चेतावनी दी है। हमले की सजा के लिए इजराइल तैयार रहे। ईरान ने धमकी भरे अंदाज में इजराइल के लिए ये चेतावनी जारी की है। खून बहाने वालों को सजा दी जाएगी। ईरान की तरफ से इजराइल को ये बड़ी चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि देखिए, बीते 24 घंटे से लगातार ईरान अपना गुस्सा दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ईरान लगातार इजराइल को धमकी भी दे रहा है। और आइए बात करते हैं मिडिल ईस्ट में टेरर डॉन का, जिस तरीके से दी एंड हुआ है उसकी। गाजा के रेफ्यूजी कैंप में 62 साल पहले एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन इन 62 सालों में ये बच्चा इतना खूंखार बन जाता है कि खून देखने पर इसे खुशी होने लगती है। फिर एक दिन आता है जब मिसाइल हमले से इसका अंत कर दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं हमास चीफ इस्माइल हानिया की। कैसे हानिया एक छात्र से पहले आतंकी बना और फिर अय्याशी भरी जिंदगी जीने लगा। हमने इस पर एक पूरा विश्लेषण तैयार किया है, देखिए। मिडिल ईस्ट में टेरर डॉन के दी एंड का सच। ईरान धमका रहा था, तुर्की घुड़की दिखा रहा था, रूस भी बीच में आ रहा था, मगर इजराइल ने किसी की नहीं सुनी। फैसला ऑन द स्पॉट हुआ और तेहरान में मारा गया हमास का सबसे बड़ा नेता इस्माइल हानिया। आखिर इस्माइल हानिया को कैसे मारा? जानकारी के मुताबिक हानिया के ठिकाने पर एक के बाद एक 2 स्पाइक NLOS एंटी टैंक दागी गई। पहली मिसाइल से तेहरान के IRGC गेस्ट हाउस को उड़ाया गया, जबकि दूसरी मिसाइल दागने के पीछे मकसद ये सुनिश्चित करना था कि इस गेस्ट हाउस में कोई भी जिंदा ना बचे। दावा किया जा रहा है कि जिस स्पाइक NLOS एंटी टैंक मिसाइल से हानिया पर हमला किया गया, उस मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। अब यहाँ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि इस्माइल हानिया का मारा जाना हमास के लिए कितना बड़ा झटका है। क्यों हानिया की मौत से मिडिल ईस्ट हिल गया है? और सबसे अहम सवाल, आखिर था कौन इस्माइल हानिया? बहुत डिटेल के साथ इन तमाम सवालों का जवाब देंगे, मगर पहले हानिया की मौत से भड़के ईरान का एक बयान सुनाते हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ईरान के लिए इस्माइल हानिया क्या मायने रखता था। हमारे घर में मेहमान का खून बहाने की सजा क्या है, यह जायोनियों को बताने के लिए तैयार रहो। हमारे भाई की मौत के बाद भी इजराइल अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकेगा। हमास एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा है, एक संस्था है। हमास जीत की ओर निरंतर बढ़ता जाएगा। इस बयान के ठीक बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई एक वीडियो जारी करते हैं, जिसमें वो बाहें फैलाकर इस्माइल हानिया का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो खामेनेई और इस्माइल हानिया के बीच मुलाकात का आखिरी वीडियो है। ईरान में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए इस्माइल हानिया तेहरान पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण से पहले हानिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर से भी मुलाकात की थी। ये वीडियो उसी मुलाकात का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान गाजा पर हो रहे इजरायली हमलों को लेकर चर्चा की गई थी। अब सवाल ये कि कैसे हमास जैसे आतंकी संगठन को पालने पोसने वाला इस्माइल हानिया ईरान के सुप्रीम लीडर के करीब पहुंच गया।
इस्माइल हानिया का इस दुनिया से नामो निशान मिटा दिया गया है। मगर इस्माइल हानिया को लेकर कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। दरअसल हानिया कितना खूंखार और कट्टर था, इसका अंदाजा आपको इस वीडियो को देखने से लग जाएगा। ये वीडियो इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले का है, जब हमास के बेरहम आतंकी इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचा रहे थे। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी पर गोलियां बरसा रहे थे। जो भी उनके रास्ते में आ रहा था उन्हें चाकुओं से काटकर सरेआम गिरा रहे थे। दूसरी तरफ हमास का ये चीफ यानी इस्माइल हानिया नरसंहार की इन तस्वीरों को टीवी पर देखकर लुत्फ उठा रहा था, तालियां बजा रहा था, खुशी मना रहा था। इजराइल को खून में नहाते देख इसने हमास की सफलता पर नमाज भी पढ़ी थी। यानी इस्माइल हानिया भले ही खुद को हमास की पॉलिटिकल विंग का नेता बताता हो, मगर असल में वो एक ऐसा खूंखार आतंकी था जिसके हाथ न जाने कितने बेगुनाहों के खून से सने थे। इसके आतंक की फहरिस्त इतनी लंबी थी कि इजराइल इसे हमास का खतरनाक लादेन कहकर पुकारता था। अमेरिका ने इसे आतंकवादी घोषित कर रखा था, तो इजरायली फोर्स भी इसे अपना दुश्मन नंबर 1 मानती थी। बताते हैं कि जब इसके शैतानी दिमाग पर खून सवार होता था तो ये किसी को भी मौत के घाट उतार देता था। हानिया को ही पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। बताते हैं कि हमेशा सूट बूट में नजर आने वाला हानिया ही हमास के खूंखार आतंकियों की असली ताकत था। हानिया ही हमास को फंडिंग दिलाने का काम करता था, यही आतंकियों की ट्रेनिंग का काम भी करता था और इसी की कोशिश के कारण ईरान से हमास को नए नए हथियार मिलते थे। एक तरह से हमास को खड़ा करने के पीछे हानिया का ही हाथ है। यानी हानिया आतंकी संगठन हमास का प्रमुख था और उसका एक ही मिशन था, अमेरिका और इजराइल का खात्मा करना। लेकिन क्या हानिया शुरुआत से ही ऐसा था? आपको बता दें कि 29 जनवरी 1962 को गजा पट्टी के शाती शरणार्थी शिविर में पैदा हुआ हानिया बहुत शातिर और क्रूर था। हानिया की शुरुआती पढ़ाई लिखाई संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित एक स्कूल में हुई, लेकिन 1981 में इसने अरबी लिटरेचर की पढ़ाई के लिए इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गजा में दाखिला ले लिया। बस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही हानिया के दिमाग में बारूद भरने लगा। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही वो हमास के संपर्क में आया और वो फिलिस्तीन राष्ट्र को पहचान दिलाने के लिए आतंकी रास्ते पर निकल पड़ा। ये 90 का दशक था जब वो हमास की राजनीतिक शाखा से जुड़ा और समय के साथ हमास में हानिया का कद बढ़ने लगा। इस दौरान ही इस्माइल हानिया मुस्लिम ब्रदरहुड से भी जुड़ा और यूनिवर्सिटी में मुस्लिम ब्रदरहुड की छात्र परिषद का प्रमुख भी रहा। इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है हमास के ऊपर। ये पिछले 8-10 साल से हमास का बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड टॉप लीडर था, पॉलिटिकल लीडर, मिलिट्री लीडरशिप की हायरार्की में आगे बढ़ के ये उभर के आया था और इसके जाने का निश्चित रूप से बहुत बड़ा असर होगा। लड़ाई बढ़ेगी लेकिन हमास की कितनी काबिलियत बची हुई है इसको देखिए। हमास का जो रेजिडुअल कॉम्बैट पोटेंशियल है वो मुझे लगता नहीं है कि अब इतना उनके पास कॉम्बैट पोटेंशियल बचा है कि वो इजराइल के खिलाफ कोई बहुत बड़ा एक्शन कर सके। इस्माइल हानिया का राजनीतिक जीवन 1987 में हमास की स्थापना के साथ शुरू हुआ। तब फिलिस्तीन में इजराइल के खिलाफ पहला इंतिफादा शुरू हो गया था। इंतिफादा यानी फिलिस्तीनियों का इजरायलियों के खिलाफ विद्रोह। हमास के मजहबी नेता शेख अहमद यासीन के साथ हानिया के घनिष्ठ संबंधों ने उसे संगठन में ऊपर आने में मदद की। हानिया को इजरायली अधिकारियों ने कई बार अरेस्ट किया। साल 1989 में इजराइल ने इस्माइल हानिया को जेल की सजा सुनाई। तब इस्माइल हानिया को 3 साल तक जेल में रहना पड़ा। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको ये बताते हैं कि हानिया के जहन में ये जहर कैसे भरता चला गया। 2006 में इस्माइल हानिया की अगुवाई में हमास ने चुनाव जीता था। इस जीत के बाद हानिया फिलिस्तीन अथॉरिटी का प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन लगातार इसका विरोध हुआ। हानिया को अपने प्रतिद्वंदी फतह पार्टी से काफी विरोध भी झेलना पड़ा था।
हानिया के प्रधानमंत्री बनने का इजराइल और अमेरिका ने विरोध भी किया था। विरोध में कई पश्चिमी देशों ने फिलिस्तीन को जो फंडिंग मिलती थी उस पर रोक लगा दी। इसके बाद साल 2007 हानिया की सरकार बर्खास्त कर दी गई थी, यानी कि 1 साल बाद ही ये सरकार बर्खास्त कर दी गई। और ये तमाम वजह मानी जाती है जिसकी वजह से लगातार हानिया के जहन में ये जहर भरता चला गया और उसने ये तमाम एक्शंस लिए। इसके बाद साल 2017 में इस्माइल हानिया हमास का राजनीतिक प्रमुख बना। अपनी विरोधी पार्टी फतह से रिश्ते सुधारे और फिलिस्तीन के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जोर शोर से उठाने लगा, लेकिन उसकी इन कोशिशों का ज्यादा असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा था। आरोप है कि इसके बाद ही हानिया ने इजराइल को दहलाने की साजिश रच डाली, जिसमें इस्माइल हानिया की मदद की इजराइल के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले ईरान ने। दावा है कि ईरान की IRGC ने ही हमास के आतंकियों को करीब 2 महीने तक ट्रेनिंग दी। आतंकियों के लिए हथियार और फंडिंग का इंतजाम भी ईरान ने ही किया। कोशिश थी कि किडनैप किए गए करीब 200 इजरायली नागरिकों की रिहाई के लिए इजरायली सरकार से डील की जाएगी, लेकिन इजराइल ने हमास के सामने झुकने की बजाय हमास के ठिकाने गजा पट्टी पर हमला कर दिया। हालांकि इस दौरान भी हमास का चीफ देश देश घूमकर अपने लिए समर्थन जुटाने की कोशिश करता रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक हानिया इजराइल के 200 बंदियों को छोड़ने के बदले कई ऐसे फिलिस्तीनियों को छोड़ने की शर्त रख रहा था जो इजराइल की जेल में बंद थे और तेल अवीव की सरकार उन्हें आतंकवादी मानती है। इसके अलावा हानिया की शर्तों में गजा के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय सहायता को बढ़ाने का मुद्दा भी शामिल था। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है एज फार एज इजराइल इज कंसर्न। वो ओन अप करने की उसे जरूरत भी नहीं है कि आपने दुनिया में एक उस आतंकवादी के लीडरशिप को खत्म किया है जो आज शायद इजराइल को इफेक्ट कर रही है, कल दुनिया को इफेक्ट करेगी। दावा तो ये तक किया जाता है कि गाजा को मिलने वाली मदद का एक बहुत बड़ा हिस्सा हानिया अपने ऐशो आराम के लिए खर्च करता था। हमास के आतंकी भले ही गाजा के सुरंगों में रहकर अपने दिन काटते हों, मगर हानिया खुद कतर में शाही जिंदगी जीता था। जानकारी के मुताबिक इस्माइल हानिया के पास करीब 16,000 करोड़ की संपत्ति है। इसके अलावा दोहा में एक पेंट हाउस, 25 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां, खुद का प्राइवेट जेट भी उसने गाजा को मिलने वाली विदेशी मदद से इकट्ठा किया। बताते हैं कि हानिया ने गजा की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करने के साथ साथ मिस्र से आने वाली वस्तुओं पर मोटा टैक्स लगाकर खूब पैसा बनाया। अल अरेबिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास के नेता इस्माइल हानिया की संपत्ति लगभग $4 बिलियन आंकी गई, जबकि गजा में कई लोग प्रतिदिन $1 के लिए संघर्ष करते हैं। अनुमान है कि ईरान गजा के नेताओं को हर साल $100 मिलियन देता है। इजरायली समाचार वेबसाइट की 2014 की एक रिपोर्ट के अनुसार हानिया समेत हमास के वरिष्ठ लोग सुरंगों से गुजरने वाले सभी व्यापार पर 20% टैक्स लगाते हैं। सऊदी साप्ताहिक अल मजल्ला की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुरंग तस्करी बाजार ने हमास के 1700 नेताओं को करोड़पति बना दिया है। बताते हैं कि इस्माइल हानिया ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर भी खूब प्रॉपर्टी बनाई। साल 2010 में अपने दामाद के नाम पर $4 मिलियन की जमीन खरीदी थी। इसके अलावा भी उसने गजा पट्टी में कई अपार्टमेंट, विला और इमारतें खरीदी जो उसके 13 बच्चों में से कुछ के नाम रजिस्टर्ड हैं। 13 दिसंबर 2022 को सऊदी समाचार वेबसाइट ने एक रिपोर्ट छापी जिसने फिलिस्तीनी स्रोत का हवाला देते हुए कहा कि हानिया के बेटे माज, जिसे गजा में अबू अल इकरात यानी रियल एस्टेट का बाप के रूप में जाना जाता है, वो विदेश में अपने परिवार के साथ अय्याशी भरी जिंदगी जीते हैं, जबकि गजा के युवाओं को हानिया पूरी जिंदगी बरगलाता रहा, आतंक की आग में झोंकता रहा। लेकिन कहते हैं ना, देर सबेर करने का फल जरूर मिलता है। इस्माइल हानिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।